आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। यूट्यूब लिंक के इस वर्चुअल क्लास में एक बार फिर एक नए टॉपिक के लिए हम सभी उपस्थित हैं। इससे पहले जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया था, उस वीडियो में आपने रीडिंग स्किल के बारे में डिस्कस किया गया था। रीडिंग स्किल्स, काइंड्स ऑफ रीडिंग, टाइप्स ऑफ रीडिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। तो LSRW स्किल्स का लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग का 3 स्किल आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग सबसे लास्ट अर्थात 4th स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स के बारे में आपको बताया भी गया है, मीनिंग, कंसेप्ट, नेचर, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके थोड़ी सी डेप्थ में हम लोग जाएंगे कि राइटिंग स्किल्स में मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग और टीचिंग ऑफ स्पेलिंग, 3 आपका टॉपिक इसमें है। तो सबसे पहले अगर कि देखा जाए राइटिंग स्किल को, हम अपने भावों, विचारों की अभिव्यक्ति, जो अंतर आत्मा से हम सोचते हैं, उसी को आलेखन या फिर आप कह सकते हैं उसी को अभिलेख है, रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को हम लेखन कौशल के नाम से जानते हैं। अगर कि किसी भी चीज़ को या किसी भी अभिव्यक्ति को, किसी भी अपने विचार को आप अगर कि लेख या लेखन में उसको सूत्रपात या बांध नहीं पा रहे हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति, आपकी विचार आप तक ही सीमित रहता है। जब आप उसको लेखन कौशल में ढालते हैं, जब उसको आप लेखन कौशल में ढालते हैं, तब आपकी अभिव्यक्ति, आपके विचार सब्जेक्ट के प्रति, विषय के प्रति या अदरवाइज समाज के प्रति या फिर आप कह सकते हैं शिक्षा के प्रति, जिस तरह के आपके विचार, राजनीतिक या पॉलिटिक्स के प्रति जिस तरह के आपके विचार आपके मन में आते हैं, उसी को हम लोग जब लिखते हैं तो उसको हम लोग लेखन कला के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि जनरली 2 टाइप्स होता है लैंग्वेज का, लिखित और मौखिक, रिटेन एंड ओरल। आपके मौखिक बातों का यहाँ लेखन कौशल में कोई अर्थ नहीं निकलता है। इस बात को आप समझिएगा कि लेखन कौशल में मौखिक का कोई अर्थ नहीं निकलता है। आप अपनी अभिव्यक्ति मौखिक रूप से बोले जा रहे हैं। बच्चे जितना सुनते हैं, हो सकता है कि उनके अंदर इतना स्किल डेवलप्ड नहीं है कि आपके सुने हुए बात को अपने मेमोरी में वो रख सकें। जब आप उसको लिपिबद्ध करते हैं, जब हम उसको लिपिबद्ध करते हैं लेखन कला के माध्यम से, अभिलेख के द्वारा रिकॉर्ड बनाने का कोशिश करते हैं, तो उसी को हम लोग लेखन कौशल के नाम से जानते हैं। लेखन कौशल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट, लिखित और मौखिक, रिटेन और ओरल। ओरल का थोड़ा सा महत्व, इम्पोर्टेंस कम है,
लेखन कौशल में सबसे अधिक अगर किसी का महत्व है तो वो रिटेन स्किल का। आपने जो भी बात, आपके अंदर जो भी अभिव्यक्ति, जो भी विचार, जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए आपको लिखित लेखांकन करना पड़ता है। एक डिफिनेशन है लेखन कौशल का रॉबर्ट लैडो के अनुसार। इनका क्या कहना है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। अन्य भाषा में लेखन कौशल सीखने से तात्पर्य लेखन व्यवस्था के परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध करना, जिन्हें लिखते समय लेखक ने मौन अथवा उच्चारित रूप से प्रयुक्त किया हो अथवा दोहराया हो। जैसे आप लेखन कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, भाषा में, विज्ञान में, गणित में, किसी भी चीज़ में लेखन कर रहे हैं। लिखने का तरीका, एक कोई बोल रहा है और आप लिख रहे हैं, आप देख के लिख रहे हैं, या कोई आप साइलेंट होके, मौन होके लिख रहे हैं, तो वहाँ पे जो लिखने का तरीका होता है ये आपकी अभिव्यक्ति है। भाषा कौशल का जो प्रमुख उद्देश्य है भावाभिव्यक्ति, जो मौखिक और लिखित दोनों रूपों में होती है। लिखित भावाभिव्यक्ति लिखने के अभाव में असंभव है। हम लिखने को शिक्षा का आवश्यक अंग मानते हैं, तभी तो शिक्षित व्यक्ति को हम पढ़ा लिखा कहते हैं। शिक्षित व्यक्ति को हम क्या कहते हैं कि भाई बहुत पढ़ा लिखा है। क्यों ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि सिर्फ पढ़ा भर है। एक एग्जाम्पल कि हमारी व्यक्ति बहुत पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ दोनों चीज़ करते हैं, रीडिंग भी किया है और राइटिंग भी किया है, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति है। लिखकर अपने विचारों एवं भावों को दूर दूर तक अपने भाव को आप पहुँचा सकते हैं। पढ़ने या रीडिंग स्किल में सिर्फ जो भी विषय से संबंधित आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में सिर्फ आप अपना विचार अपने तक सीमित रख सकते हैं, अपने तक लिमिट रख सकते हैं। लेकिन वही विचार अगर कि आप रिटन रूप उसका दे देते हैं, रिटन टाइप्स कर देते हैं, तो वह विचार अब जहाँ तक भी उसको संभव हो सके आप उसको फैला सकते हैं। अब जैसे आज जितने भी ज्ञान हैं, अगर कि लिपिबद्ध नहीं किया होता तो क्या आज हम लोग को तक ये ज्ञान मिल पाता? तो इसीलिए लेखन कौशल का भी विकास कैसे हो, आप लेखन कौशल को कैसे इम्प्रूव करें, नए नए विचार कैसे आए, इस पे भी हम फोकस करते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं। इनके रूप पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र लेखन, निबंध लेखन, जीवन चरित्र, आत्मलेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, संवाद लेखन, मतलब जो आप देखेंगे स्टोरी लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, आप किसी का चरित्र लेखन कर सकते, या फिर आप कर सकते हैं किसी का आत्मकथा लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर कि लेखन की कुशलता का मूल्यांकन जब किया जाता है, लेखन की कुशलता को जब मूल्यांकन किया जाता है तो कुछ बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं, जैसे उसको हम लोग अभी कर रहे हैं। छात्र का सुंदर लेख लिख सकेगा, वह प्रसंगानुसार आवश्यकता गति से लिख सकेगा, वह शब्दों के शुद्ध वर्तनी लिख सकेगा, अनुलेख, अभिलेख, अतिलेख तथा श्रुति लेख लिख सकेगा, वह विराम चिन्हों का प्रयोग करेगा। ये योग्यता है लेखन कौशल के लिए। हम जब राइटिंग स्किल करते हैं तो किस किस बातों को ध्यान में रखते हैं, इसका अगर कि आप मूल्यांकन इवैल्यूएशन करेंगे तब इस बात में आती है कि हम छात्र ठीक से लिखे, उसका लिखने का जो गति हो, स्पीड हो, वह ठीक ठाक हो,
उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम हो, फुल स्टॉप का प्रयोग अधिक से अधिक करें, वह शुद्ध लिखें, अशुद्धियों से बचें, सिस्टमैटिक तरीके से लिखें, क्रमबद्धता होनी चाहिए लिखने में। उसके बाद विषय से संबंधित जो भी विषय या जो भी प्रकरण आप लिख रहे हैं उससे अलग हट के नहीं लिखना चाहिए। अपनी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन या अपने विचार, अपने थॉट की अभिव्यक्ति भी आप लेखन के माध्यम से कर सकते हैं। तब जब हम लेखन कौशल का मूल्यांकन करते हैं तो इतने बातों को हम ध्यान में रखते हैं कि इस तरह से लेखन कौशल किस प्रकार से हो रहा है। आज राइटिंग स्किल का धीरे धीरे जगह टाइपराइटर या टाइपिस्ट ले चुके हैं, क्योंकि इन हैंड का अब थोड़ा सा धीरे धीरे प्रचलन कम हो रहा है, लोग लिखने से भी बच रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छे सोसाइटी के लिए, एक अच्छे देश के लिए ये सब बातें ठीक नहीं होते हैं। आप लेखन कौशल से जैसे जैसे दूर होंगे, नए विचार, नए आइडियाज़, थॉट की धीरे धीरे उपलब्धता कम होती है। इसलिए लेखन कौशल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रख के और उसको आप कलाबद्ध तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से अभिलेख के रूप में लिखने का आप अगर प्रयास करते हैं तो वही आज लेखन कौशल के ही माध्यम से धीरे धीरे सोसाइटी इतने आगे तक पहुंचा है। लेखन कौशल की क्या आवश्यकता होनी चाहिए, इस बात को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। विचारों को सुरक्षित और लिखित रूप में रखा जा सकता है। जो भी आपका थॉट है, जो भी आपका आइडियाज़ है, उसको लिखित रूप में रखा जा सकता है। इससे विचारों को अस्थायी रूप प्रदान किया जाता है। जैसे थॉट आपका क्या है, इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। और जब जो सोचते हैं, जो आपके अंदर थिंकिंग आती है, वह आप राइटिंग स्किल के माध्यम से लिखने का प्रयास करते हैं। और वही विचार को हम परमानेंट या अस्थायी रूप प्रदान करते हैं। जीवन के बहुत से ऐसे फील्ड हैं जहाँ केवल मौखिक अभिव्यक्ति से काम नहीं चल सकता। जैसे आप देखेंगे, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ सिर्फ आप मौखिक अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, ओरल एक्सप्रेशन से आपका काम नहीं चल सकता। अगर कोई मित्र या रिश्तेदार दूर रहते हैं तो उन तक कोई संदेश या समाचार पहुंचाने के लिए लिखित अभिव्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अगर कि अभी के समय में हम कहेंगे कि लिखित सहारा लेना पड़ता तो थोड़ा सा स्थिति क्लियर नहीं होगा। लेकिन आज के अगर कि हम 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो वहाँ पे किसी भी व्यक्ति की लेने के मतलब उनके हाल चाल को जानने के लिए हम लोग संदेश के माध्यम से लिखते थे। अभी हम फेसबुक, व्हाट्सएप या मैसेंजर जो भी है, वहाँ भी हम रिटेन स्किल का ही प्रयोग करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ अभी ये आप ध्यान रखिएगा, आज भारत में जब से व्हाट्सएप, फेसबुक का प्रचलन हुआ तो अभी के समय में कुछ इमोजी भी बहुत आपके एक्सप्रेशन को जनाने के लिए आप कुछ डिनोट या जिसको आप कह सकते हैं, आप अगर कि एंग्री, गुस्सा है तो किस प्रकार का इमोजी का प्रयोग करें। जैसे अभी हाल ही के दिनों में आया था कि आज आम बोलचाल की भाषा या ओरल एक्सप्रेशन धीरे धीरे इमोजी का रूप लेते जा रहा है। आप अगर कि किसी से गुस्सा है तो उसके लिए कौन सा इमोजी का प्रयोग कर रहे हैं, आप किसी से खुश हैं तो कौन सा इमोजी। तो ये एक धीरे धीरे तरीका बदल रहा है। दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसका आप लेखा जोखा लिखित रूप में ही करना पड़ता है। आप अगर कि मौखिक रूप में करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ऐसे कार्य
जिसको हम लिखित रूप के बिना नहीं कर सकते। अब जैसे किसी को आपको उधार देना है, आप उधार देते हैं, तुरंत उसको नोट करते हैं, डायरी में लिखते हैं कि हाँ भाई हम इतना व्यक्ति को दिए। तो इस तरह के बातों को हम ध्यान में रखते हैं। छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करते समय पठित सामग्री संगठित करने के लिए और प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के लिए लिखित भाषा पर निर्भर करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे हम इस बात को कहते हैं कि जब छात्रों को आप एग्ज़ाम देते हैं, आप अगर रीडिंग करते हैं तो वहाँ भी आप राइटिंग स्किल का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा से साहित्यिक ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है और लिखित भाषा के माध्यम से आप ऐसे बहुत सारे ज्ञान, संचार या जानकारी का कलेक्शन आपके पास जमा होता है। देश विदेश के घटनाओं के बारे में हमें भाषा के लिखित रूप के द्वारा ही होती है। हमारे राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता है परीक्षा। छात्र छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि जानने के लिए अर्थात उनका मूल्यांकन करने के लिए मौखिक परीक्षा के साथ साथ लिखित परीक्षा पर भी निर्भर होना पड़ता है। जैसे आप अगर कि भारत में शिक्षा व्यवस्था में देखते हैं तो यहाँ परीक्षा का प्रचलन आपके शैक्षिक उपलब्धि के लिए, आपके एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका मूल्यांकन करने के लिए हम सभी टीचर बेस्ड अचीवमेंट टेस्ट तैयार करते हैं। आपके मूल्यांकन के लिए अचीवमेंट टेस्ट तैयार किए जाते हैं और आप उसको लिखित रूप से रिटेन स्किल के माध्यम से राइटिंग स्किल के माध्यम से आप अपनी जो भी आप पाठ्य से संबंधित, कोर्स से संबंधित आप लिखित रूप में देते हैं और फिर आपका मूल्यांकन होता है और उसी का नतीजा है कि आपको जो भी थ्योरेटिकल पेपर में अंक दिए जाते हैं आपके विचार के माध्यम से दिए जाते हैं। इस तरह से हम कुछ नवीन शिक्षण पद्धतियों का अगर कि हम बात करेंगे भाषा में, अगर कि कौन कौन से नवीन शिक्षण पद्धतियाँ भाषा में अभी चल रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आप बात कर सकते हैं कि राइटिंग स्किल में कौन कौन से चल रहे हैं। जैसे नवीन शिक्षण पद्धतियाँ और भाषा शिक्षण, अगर कि हम प्राचीन युग का बात करें, एंशिएंट में जब जाते हैं तो शिक्षा अध्यापक केंद्रित शिक्षा होती थी, मतलब टीचर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होता था। आज के वर्तमान समय में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो शिक्षा को जितना हो सके बाल केंद्रित शिक्षा बनाने का प्रयास आज विगत 30 साल से चला रहा है। नई शिक्षा नीति से लेके का सफ़र अब तक का कि शिक्षा को कैसे चाइल्ड सेंटर्ड बनाया जाए। क्योंकि एजुकेशन प्रोसेस को आप देखेंगे तो दो प्रोसेस को आप टीचर बेस्ड एजुकेशन और दूसरा चाइल्ड बेस्ड। अभी के अगर कि वर्चुअल क्लासेज का हम बात करें, आभासी कक्षाएं की बात करें तो एक बार फिर शिक्षा अध्यापक केंद्रित होते चला जा रहा है। अभी विगत 2 सालों का अगर कि आप मूल्यांकन करेंगे, 2 सालों का मूल्यांकन करेंगे कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट है उस समय, तो चूँकि आप सभी छात्र इस बात को जान रहे हैं कि इस कोविड की वजह से हमारा सोसाइटी फिर कहाँ जा रहा है, टीचर बेस्ड एजुकेशन की ओर, और धीरे धीरे
धीरे धीरे ये टीचर बेस्ड की ओर मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा है। कब पता चलेगा? जब एजुकेशन सिस्टम में आप आएंगे, फिर से वही चाइल्ड सेंटर्ड बनाने की बात कही जाएगी, तो यहाँ तो टीचर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बना दिया गया है। कैसे, इस बात पे हम फोकस कर रहे हैं। आज आप प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन का मूल्यांकन कीजिए शिक्षा का, कि किस तरह से भारत में कोविड-19 के समय किस तरह से शिक्षा का एक बार फिर रूप परिवर्तित होके किधर जा रहा है? अध्यापक शिक्षा केंद्रित। अध्यापक क्या कर रहा है? अध्यापक नोट्स बना रहा है, अध्यापक वीडियो बना रहा है, अध्यापक या टीचर जूम ऐप पे क्लास ले रहा है। आप प्राइमरी लेवल से एकदम, मतलब आप प्राइमरी टू हायर एजुकेशन की हम यहाँ बातें कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना ही बात कर रहे हैं, हम लो लेवल से लेकर हाई लेवल की बातें कर रहे हैं। आप अगर कि प्राइमरी एजुकेशन में भी देखिए तो टीचर कितने एंगेज हैं। फिर एक बार आपके टीचर के ऊपर बर्डन आ रहा है कि भाई आप नोट्स बनाइए, आप जूम ऐप पे क्लास लीजिए, आप वीडियो बनाइए, आप जितना हो सके बच्चों को वर्चुअल क्लासेज उपलब्ध कराइए। हाँ, लेकिन अब आप इसमें बोलेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी कीजिए। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आज अगर कि हम वो बातें बोल दें कि यार बच्चे नोट्स बनाएं, बच्चे भी वीडियो बनाएं, बच्चे, और चूँकि आप टीचिंग फील्ड में हैं, टीचर बनने की या बनने के लिए कोर्स कर रहे हैं, तो आपको तो इसी फील्ड में आना है। तो आप इस बात को और अधिक से समझ सकते हैं कि अभी फिर से एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड बेस्ड से ना होकर टीचर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होते जा रहा है। जैसे कुछ मेथड का हम बात कर रहे थे, जो एजुकेशन सिस्टम में न्यू टीचिंग मेथड आए हैं। मॉन्टेसरी सिस्टम, किंडरगार्टन सिस्टम, डाल्टन प्लान, डेक्राली प्लान, विंटेका प्लान, प्रोजेक्ट मेथड, बेसिक एजुकेशन और खेल विधि। ये आपके अभी के समय में कुछ नए शिक्षण पद्धतियाँ आई है। अब जैसे इसमें आप मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन या विंटेका योजना, डेक्राली, प्रोजेक्ट, बेसिक, ये जितने भी प्लान हैं, अब जैसे हम अगर की बात करते हैं मॉन्टेसरी का, किंडरगार्टन का या डाल्टन प्लान, विंटेका प्लान, डेक्राली प्लान या प्रोजेक्ट मेथड, बेसिक एजुकेशन, स्पॉट विधि, तो ये जितने भी मेथड हैं, इसको अगर कि देखा जाए तो भाषा शिक्षण में इसको हम लोग नवीन पद्धति या नवीन शिक्षण पद्धति के नाम से जानते हैं। अब जैसे मॉन्टेसरी में आप देखेंगे कि इस पद्धति में, मॉन्टेसरी पद्धति में क्या बोला जाता है, इसमें हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मॉन्टेसरी बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान में रखकर कुछ अनुसंधान किए थे। अनुसंधान का जो आधार था, शोध का जो आधार था, वो मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति को जन्म दिया, जिससे उन्हीं के नाम के आधार पर इसे हम लोग मॉन्टेसरी पद्धति के नाम से जानते हैं। इस पद्धति में बालक को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, उसके व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दिया जाता है। खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना, खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करना। एक बाल भवन की योजना की जाती है, छोटे बच्चों को भोजन, विश्राम, गोष्ठी, शारीरिक क्रियाएं, ये सारी बातें कराई जाती है। भाषा की शिक्षा के संबंध में मॉन्टेसरी के विचार से लिखना पढ़ने की अपेक्षा सरल है। अतः मॉन्टेसरी के अनुसार लिखना पढ़ने की अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा सरल है।
भाषा की शिक्षा लिखने से प्रारंभ होनी चाहिए। पहले बालक पेंसिल या कलम पकड़ना सीखता है और फिर उपकरणों की सहायता से वह मांसपेशियों की साधना करता है और धीरे धीरे तिरछी रेखाएं खींचने का अभ्यास करता है। शिक्षक द्वारा उच्चारित ध्वनियों से वह उस आकृति का संबंध स्थापित करता है। लिखना सीखने के बाद पढ़ना सीखने में केवल 15 दिन ही लगते हैं। अगर कि आप लिखना सीख जाते हैं तो पढ़ना भी आप सीख जाएंगे। मॉन्टेसरी पद्धति इस देश के अनुकूल नहीं है, केवल इंद्रियों के प्रशिक्षण पर यह बल देती है। कुछ अव्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक भी है। तो इस तरह से आपका मॉन्टेसरी किंडरगार्टन का अगर की बात करें तो इस पद्धति की जन्मदाता जर्मनी के शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल थे। उनके अनुसार स्कूल एक प्रकार का गार्डन है। स्कूल क्या है? एक प्रकार का गार्डन है और शिक्षक उस गार्डन का माली है। फ्रोबेल ने खेल द्वारा शिक्षा, स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा एवं एकता के सिद्धांत पे बल दिया था। शिक्षा के लिए उन्हें 20 उपहारों का भी प्रयोग किया था। फ्रोबेल के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि आप खेल खेल में बच्चों को शिक्षा कैसे दे सकते हैं, इस बात पे भी आप फोकस कीजिए और उनको ये न लगे कि बच्चे किस प्रकार से उनको शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से हम राइटिंग स्किल को अगर कि देखें, राइटिंग स्किल्स को समझें, तो इस बात पे हम फोकस करते हैं कि राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने इसमें डिफिनेशन वगैरह, नेचर वगैरह समझा और आगे हम लोग जो इसके बाद का जो वीडियो आपको होगा उसमें हम लेखन शिक्षण विधि के बारे में समझेंगे। और जैसे आप एक चीज़ ये भी ध्यान देना कि लेखन कौशल, राइटिंग स्किल्स, आप जितना इसमें मेहनत करते हैं उतना आपका यह स्किल इम्प्रूव होता है, उतना आपका स्किल इम्प्रूव होता है। तो इसलिए राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं कि राइटिंग स्किल को जो हम इम्प्रूव करेंगे वो कैसे करते हैं। जैसे हमारा बैठने का ढंग, जब हम लिखने बैठते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे टीचर को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चे लिखना सिखाने का समय आ गया है तो उन्हें किस प्रकार से लिखने का ढंग सिखाया जाए। जैसे बैठने का ढंग, छात्रों के बैठने का ढंग उपयुक्त हो, जिससे कि रीढ़ की हड्डी लिखते समय सीधी रहे, झुक के लिखने की आदत न पड़े। जैसे आप सभी अगर कि लिखने बैठते तो उस समय लिखने का जो तरीका होना चाहिए वो स्ट्रेट होना चाहिए और जो कॉपी है आपका कुछ दूर भी होना चाहिए, जिससे कि आपको हरासमेंट अधिक ना हो। आँखों से कागज़ की दूरी, जैसे छात्र कागज़ को आँखों के बिल्कुल न तो पास रखे और न ही आँखों से बहुत दूर, लगभग 1 फुट रहकर लिखना अच्छा होता है। उपयुक्त वातावरण हो, मतलब गुड इन्वायरमेंट हो लिखने के लिए, जिससे कि आपका राइटिंग स्किल अच्छा इम्प्रूव हो। कलम पकड़ने की जो मेथड होती है, पहली और दूसरी अंगुली के बीच में कलम रखकर उसे अंगूठे से पकड़ना चाहिए। कलम के नींव के लगभग 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए। लिखने के साथ साथ पढ़ना भी चलना चाहिए, नहीं तो लिखना निरर्थक होगा। अक्षर, जो आपका अक्षर है, शब्द हैं, वह सुंदर और आकर्षित दिखे। आप बाएं से दाएं लिखते हैं, उसके बाद लिपि प्रतीक का ज्ञान आपको होना चाहिए। सीधी लिखाई हो, अक्षर थोड़ा तिरछा ना होना चाहिए। ये बच्चों के लिए है कि आप
कर सकते हैं और अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास के बिना हम राइटिंग स्किल को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे धीरे धीरे राइटिंग स्किल आपका इम्प्रूव हो जाता है और आप राइटिंग स्किल भी आपका अच्छा रहता है। इस तरह से आज के वीडियो में आपके लिए राइटिंग स्किल के बेसिक कंसेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या इसके मेथड्स हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कैसे लिखना चाहिए इस बात पे भी डिस्कस किया गया। तो इस तरह से वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अगर कि देखेंगे तो अभी तक कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं हुआ है। वीडियो में आप रीचेक भी कर सकते हैं, और इस तरह से वीडियो को आप कंटिन्यू देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। वीडियो आपके लिए आपके लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आपको नोट्स भी समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि नोट्स और वीडियो आपका दोनों में कोरिलेशन है, सहसंबंध है। इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।